Hello friends, this is Jyoti and welcome back to Shankar. Today I will discuss UP Pieces 2023 test series number 13. So let's start. First MCQ. हाल ही में नन्माडोल तूफान किस देश में आया है? जापान, फिलीपींस, भारत, चीन. सही आंसर जापान. जापान में नन्माडोल तूफान आया हुआ है. तो जापान से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. जापान प्रमुख रूप से 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है. फर्स्ट होकाइडो, सेकंड होन्शु, थर्ड शिकोकू और अंत में क्यूशू. तो इन चारों में सबसे उत्तर में है होकाइडो और इन सबसे बड़ा है इन चारों में होन्शु. होन्शु पर ही जापान देश की राजधानी है टोक्यो. और टोक्यो में ही हाल ही में ओलंपिक गेम्स भी हुए हैं. यहाँ पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी है. फ्यूजियामा जो कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, यानी कि यह कभी इन पास्ट जागृत ज्वालामुखी था और वर्तमान में अभी यह प्रक्षुब्ध यानी कि सोया हुआ सुषुप्त अवस्था में है. यहाँ पर एक मैदान है कांटो. कांटो लास्ट ईयर यह यूपी पीसेस में आया हुआ था. तो कांटो मैदान कहाँ पर है? कांटो प्लेन ये जापान में ये हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट MCQ. हाल ही में फियोना तूफान किस देश में आया है? फियोना प्यूर्टोरिको, जापान, भारत, चीन. ए ऑप्शन प्यूर्टोरिको. ये रहा प्यूर्टोरिको. प्यूर्टोरिको अटलांटिक ओशन में है. कैरिबियन सी के अंतर्गत पड़ता है. छोटा सा यह द्वीप है और इसकी राजधानी सान जुआन है. राजधानी सान जुआन. तो ये रही इसकी स्थिति कैरिबियन सी के अंतर्गत और अटलांटिक महासागर में है. यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है. गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा बनता है. मिसिसिपी मिसौरी यह पंजागार डेल्टा है मिसिसिपी मिसौरी का. और यहाँ पर एक चैनल है. यहाँ पर फ्लोरिडा जल संधि करके फ्लोरिडा. तो यूएसए में फ्लोरिडा एक प्रांत है, उसी के नाम पर फ्लोरिडा जल संधि नाम रख दिया गया है. तो क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बीच में फ्लोरिडा जल संधि. और यहाँ पर युकाटन चैनल है. युकाटन चैनल. ये रही पनामा नहर. ये पनामा नहर है. पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है. अटलांटिक को पैसिफिक से. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने कांस्य पदक जीता है? बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार, हरमनप्रीत सिंह. सही आंसर ए ऑप्शन बजरंग पुनिया. तो बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीता है. वहीं महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट इन्होंने कांस्य पदक जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत की वह पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया. ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला बताना है. सिमरजीत कौर, वंदना कटारिया, लवलीना बोरगोहेन. तो क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी ये ऑप्शन. इन्होंने 2000 में कांस्य पदक प्राप्त किया था ओलंपिक के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जिसे RCEP भी बोलते हैं, किन देशों के समूहों के संदर्भ में अक्सर यह सुर्खियों में बना रहता है? तो आपको समूह बताना है कौन सा ये ग्रुप है. G20, आसियान, SCO, सार्क. सही आंसर आसियान. आसियान कंट्रीज़ के संदर्भ में बी ऑप्शन. RCEP अक्सर सुर्खियों में आता रहता है. तो इस क्षेत्र में आसियान देश पाए जाते हैं. म्यांमार है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड,
और ब्रुनेई हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा और इंडोनेशिया। तो ये टोटल हो जाएंगे 10 कंट्रीज़। तो ये 10 कंट्रीज़ आसियान कंट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय यानी कि इसका क्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने के मुद्दे से संबंध है? तो ओजोन के अवक्षय से संबंधित कौन सा सम्मेलन या प्रोटोकॉल है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा? ओजोन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह 1987 के अंदर आया था। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित है IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी। यह सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था और 45 ईस्वी में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी। और IMF वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC में है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यह 1997 ईस्वी में जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके बाद क्या स्थिति होनी चाहिए? तो इन्होंने क्या सोचा था? फर्स्ट ऑप्शन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ये पूर्ण स्वतंत्र कर देंगे ये बताया। या फिर स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान। सी ऑप्शन, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा ये। या फिर भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इनमें से? डी ऑप्शन, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ही 1942 के अंदर भारत का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भेजते हैं। और इस क्रिप्स मिशन के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है कि भारत को यूनाइटेड किंगडम से संबद्ध, मतलब उससे समझौता कर लेना चाहिए और उसे भविष्य में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात इन्होंने बताई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा उसके बाद में भारत को डोमिनियन स्टेट के लिए संविधान तैयार करने हेतु तो एक संविधान सभा की स्थापना भी करवाई जाएगी, उसका एक सुझाव दिया। ये भी हो सकता है। और ये जो क्रिप्स मिशन हुआ था उस समय भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के अंदर। क्रिप्स मिशन में एक तरफ से अंग्रेज थे और दूसरी तरफ से ये 2 लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इस वार्ता के बाद में यह जो क्रिप्स मिशन आता है यह पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। और इसके असफल होने के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, क्योंकि भारतीयों को लगने लगता है कि ये अंग्रेज भारत के संदर्भ में कुछ अच्छा कार्य करेंगे नहीं। क्रिप्स मिशन जैसे चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि भविष्य में ये हमें डोमिनियन स्टेट जिसकी मांग हमने 1928 में की थी वो हमें अब ये देने के लिए आ रहे हैं। और 1929 ईस्वी में ही हमने पूर्ण स्वराज की भी मांग कर दी। जो चीज़ हमने 1928 में मांगी थी वो ये दे रहे हैं और हमने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। तो क्या मतलब है इस क्रिप्स मिशन के आने का? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। सेकंड, एक बार ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन सभी क्षेत्र या फिर देश स्वतः ही इसके सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए। तो क्या हो जाएगा इसमें से सही? ए ऑप्शन, जो राष्ट्रमंडल है इसका कोई चार्टर या अधिनियम, संधि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन ये जो बताया गया है बी में यानी नंबर 2 में कि एक बार ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन सभी क्षेत्र या देश स्वतः ही इसके सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल हो जाएंगे। तो सभी क्षेत्र या देश इसमें शामिल होने के लिए जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि स्वतः, मतलब जो इनके अधीन कभी भी रहे होंगे
वो अपने आप से राष्ट्रमंडल में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अमेरिका जो है ये राष्ट्रमंडल में आज सम्मिलित नहीं है। और जबकि एक समय था कि ब्रिटिश भी अमेरिका पर कभी शासन करते थे। तो ये तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा केवल सही? ए ऑप्शन केवल एक। तो इसमें यही सब दिया गया है। ये रहा यूएसए कि सदस्य बनने के लिए किसी देश की सदस्यता है तो आवेदन करना होता है, लेकिन इस स्वतः अपने आप से जरूरी नहीं कि वो आ जाए, आवेदन करने की बात की जाती है। और जो ब्रिटिश उपनिवेश है अमेरिका, यह कभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य देश नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल, जिसे आईओडी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन आईओडी यानी इंडियन ओशन डायपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। सेकंड ऑप्शन इंडियन ओशन डायपोल यानी कि आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सही? कूट में बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो ये गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी कि केवल दो, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल सिर्फ इंडियन ओशन की ही बात करता है। आईओडी पूर्वी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इन दोनों की बात नहीं करता है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग केवल दो सही। तो ये रहा इंडियन ओशन डायपोल हिंद महासागर के पूर्व इंडियन ओशन डायपोल हिंद महासागर में वायुमंडलीय महासागर की युग्मित घटना है। अब यह अगर युग्मित घटना है, युग्मित घटना, तो एक मतलब दो की बात की जा रही है, यानी कि एक का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है और एक का कम। तो ये समुद्र सतह तापमान में अंतर की विशेषता बताता है आईओडी। और अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में सामान्य समुद्री सतह के तापमान में कम उष्ण और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में सामान्य समुद्री सतह के तापमान से अधिक उष्ण होने से संबंधित है। तो यह जाएगा। ये मैप के जरिए देख लेते हैं। तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के पश्चिम में अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है हिंद महासागर के समुद्री सतह का, उससे मतलब उसमें थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा उष्ण हो, यानी कि थोड़ा गर्म हो, और पूर्वी हिंद महासागर में एवरेज से थोड़ा ठंडा हो। तो इस इधर गर्म और इधर ठंडा, इसी को आईओडी बोल दिया गया, इंडियन ओशन डायपोल, यानी द्विध्रुव। एक ये ध्रुव हो जाएगा इंडियन ओशन में, एक ये ध्रुव, तो इसी को आईओडी बोल दिया गया। जब आईओडी हो जाता है इंडियन ओशन डायपोल कि यहाँ पर गर्म है और यहाँ पर ठंडा है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो मानसून आता है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। इससे वर्षा वगैरह ये सारी चीज़ें कम होने या फिर बहुत ज़्यादा होने, बाढ़ आने, ऐसी घटनाएं घटने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।